हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। तो आज हमारा रैपिड न्यूज़ एनालिसिस का लेक्चर रहेगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे हमारे 5 नवंबर के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल रहेंगे फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा इंडेक्स रहेगा, इसमें मेजरली हमने 4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज कवर करने की कोशिश करी है। तो इसमें आपका फर्स्ट आर्टिकल रहेगा आपका स्पेस से रिलेटेड, स्पेस का साइंस एंड टेक वाला पोर्शन है। आपको पता ही है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है आपका एग्जाम के लिए, तो वो हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हम देखेंगे तो इसमें बात यही है कि है ना, जो आपका आदित्य एल 1 मिशन 23 में लॉन्च हुआ था पिछले साल, उसने अपना ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपका डाटा भेजना आप शुरू कर दिया है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे आपका पहले तो आदित्य एल 1 मिशन था क्या, किसने लॉन्च करा था, एल 1 पॉइंट्स होते क्या, लैग्रांज पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो वो सब हम होलिस्टिकली कवर करेंगे। देन आपका सेकंड न्यूज़ आर्टिकल रहेगा आज के लिए कि सीवीडी इंपोर्ट से रिलेटेड हिंदू में आर्टिकल आया था। तो हम डिस्कस करेंगे पहले तो कि सीवीड होती क्या है, हम इंपोर्ट क्यों करना चाह रहे हैं, अभी जो हम इंडिया में यूज़ कर रहे हैं वो कौन कौन सी है ऑलरेडी, तो वो हम होलिस्टिकली अपना कवर करेंगे इसको भी। देन आपका आधार कार्ड से रिलेटेड एक आर्टिकल आया है, इसमें आपको पता ही होगा हर जगह छाया हुआ है कि आधार कार्ड को एक आप ऐसा आपका एज ऑफ प्रूफ का एज ए प्रूफ ऑफ एज यूज़ नहीं कर सकते। तो हम डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों बोला गया है, क्या जजमेंट आई है, तो इसके अल्टरनेटिव क्या है अवेलेबल, वो हम देखेंगे। देन आपका लास्ट आर्टिकल रहेगा सैंड माइनिंग से रिलेटेड। तो तो इसमें ना देखा गया है कि आर्टिकल आया था आपके हिंदू में, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ना इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखी गई है इलीगल सैंड माइनिंग से रिलेटेड। ये वाला आर्टिकल मैंने बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करी है। इसमें आपका प्री प्लस मीन्स के लिए डाटा रहेगा, इसमें आप आंसर राइटिंग के लिए आपका पॉइंट्स भी उठा सकते हैं, तो काफ़ी यूज़फुल आर्टिकल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट आर्टिकल रहेगा आदित्य एल 1 मिशन से रिलेटेड। इसमें देखा गया कि इसने अपना ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन का डाटा भेजना शुरू कर दिया है। तो हम पहले तो डिस्कस करेंगे आपका आदित्य एल 1 मिशन है क्या, किसने लॉन्च करा था, वो हम देखते हैं। तो आपको पता होगा कि एक तरह से अपने इंडिया का जो इसरो था उसके लिए बड़ी अचीवमेंट थी पिछले साल जो लॉन्च करा था हमने, सक्सेसफुल लॉन्च हुआ था इसका। कहाँ भेजा गया था आपके L1 पॉइंट, आपका आगे हम देखेंगे क्या होता है L1 पॉइंट, बाकी L1 L2 L3 L4 कौन से होते हैं लैग्रांज पॉइंट, वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। आपका सोलर मिशन के लिए भेजा गया था, सन के डाटा ऑब्जर्व करने के लिए भेजा गया था। इसके लिए आपका रॉकेट यूज़ हुआ था, आपका PSLV 657 रॉकेट यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये आपके इलेप्टिकल ऑर्बिट में भेजा गया था। अभी हम देखते हैं, ये आपका हिंदू में हेडलाइन आई थी इससे रिलेटेड, ये अपना जो PSLV में जो लगा हुआ है इक्विपमेंट डिवाइस वो है। ठीक है, आप देख सकते हैं इसके लिए आर्टिकल आया था कि इट मैक्सिमम पेस ऑफ द करंट सोलर साइकिल है, सोलर साइकिल अपने मैक्सिमम पेस पे तो डाटा भेजना शुरू कर दिया। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा ब्रीफिंग में इंफॉर्मेशन। तो आपका आदित्य L1 एक तो फर्स्ट स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी क्लास इंडियन सोलर मिशन था जो आपका स्टडी सन की स्टडी के लिए भेजा गया था। अर्थ से 1.5 मिलियन किलोमीटर इसका डिस्टेंस रहेगा दूर। ये आपका लगभग इसने 125 दिन लिए हैं टू रीच द L1 पॉइंट, वो भी हम बताऊंगा मैं आपका L1 पॉइंट होता क्या है। तो आपका आदित्य L1 पॉइंट जैसे कि पता ही आपको 2015 का आपका सेकेंडरी एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी क्लास का मिशन है, 2015 एस्ट्रोसेट का पार्ट है आफ्टर एस्ट्रोसेट का। ठीक है, ये आपका जो मॉम मिशन था ना, मार्स ऑर्बिटरी मिशन, उससे इसका जो ड्यूरेशन था वो कम रहेगा, जो मंगलयान हमने भेजा था। ठीक है, ये आपका बात करी गई थी, ये आपका हेलो ऑर्बिट में भेजा जाएगा जो आपका L1 पॉइंट सनर सिस्टम का, आगे मैं आपको बताता हूँ आगे क्या है। ये आप देख सकते हो कि 2023 में आपका सितंबर 2 को भेजा गया था। ये कहाँ से भेजा गया था, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए सतीश धवन स्पेस सेंटर जो कि हरिकोटा में लोकेट करता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये आपका सोलर मिशन था आपका, किसके लिए, आपके सोलर कोर्निया को ऑब्जर्व करने के लिए, वहाँ से जो वैल्यूएबल डाटा भेजने के लिए आपका फोटोस्फेयर होता है, क्रोमोस्फेयर होता है और सोलर विंड होता है, वहाँ से ऑब्जर्वेशन का थ्रू डाटा भेजने का इसका काम था। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही था इसका। और आपका डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ आपका सन बिहेवियर, उनकी रेडिएशन जो सूरज से निकलती है, उसकी हीट का फ्लो है, पार्टिकल फ्लो या मैग्नेटिक फील्ड जो भी सूरज से निकलती है और वो जो इम्पैक्ट करती है अर्थ को, वो देखने के लिए इसको भेजा गया। तो देखते हैं हम आगे क्या रहता है इससे। अभी हम डाटा आगे आएगा इससे, देखते हैं कि क्या क्या इसने फाइंडिंग दी है। तो आपका बता ही दिया था, ये आपका लॉन्च डेट बताई दी थी मैंने, डिस्टेंस 1.5 मिलियन स्क्वायर आपका मिलियन किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ। कॉस्टिंग की बात करते हैं तो कॉस्टिंग लगभग आपका 400 करोड़ के आसपास इसकी कॉस्टिंग आई थी। ठीक है, आप देख लिए। पेलोड के मामले ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, पेलोड इसमें ये थे, पेलोड आपका एस्पेक्स था, PA था, डिजिटल मैग्नोमीटर था, सोलेक्स था, हेलियोइड्स था। मेरा जो मेजर ऑब्जेक्टिव आपका ये था कि टू सन सोलर आपका जो सोलर को आपका कोरोना होता है, सोलर एटमॉस्फेयर होता है, सोलर फेलियर सन फ्लेयर्स होते हैं, उन सबका ऑब्जर्वेशन करना है। आप देख सकते हैं ये अपनी अर्थ है, ये अपना L1 पॉइंट है, यहाँ से भेजा गया था। इसकी ऑब्जर्वेट ये आपका पाथ था, इसे ऐसे ऐसे मूव करके गया था आपका इसके अराउंड। ठीक है, डिस्टेंस आपका ये रहेगा। अब बता देता हूँ मैं आपको वैसे बेसिकली लैग्रांज पॉइंट होते क्या हैं। तो लैग्रांज पॉइंट आप समझिए, ये अपना L1 है। ठीक है, सॉरी एक मिनट, ये आपका L1 है, ये अपनी अर्थ है। ठीक है, ये मून रहेगा आपका, तो यहाँ पे भेजा गया है L1 पॉइंट, ये है जहाँ पे भेजा गया था आदित्य L1 मिशन को। ठीक है, अब बता दें तो आपका लैग्रांज पॉइंट होते क्या है, जो L1 L2 L3 L4 जिनकी बात करी जा रही है वो होते क्या है। तो बेसिकली आपके है ना, ये सब पॉइंट्स है ना, ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे ना ग्रेविटेशनल फोर्स आपका दो बॉडीज़ का सेम रहता है, तो बैलेंस आउट कर देता है, तो दोनों तरफ से कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता है। तो नल वाला
फिनोमेना देखा जाता है, तो ये आपके सन और अर्थ जैसे होता है उसके बीच में ये आपके नल पॉइंट का काम करते हैं, जो 4 पॉइंट है ना, तो ये होते हैं आपके लैग्रांज पॉइंट्स। तो ये बात हो जाती है। तो ये ऐसे पॉइंट है जहाँ पे ना जो भी ऑब्जेक्ट आप भेजोगे ना तो वहीं उसी पोजीशन में रहेंगे और वहाँ पे फ्यूल यूज़ नहीं होगा उनका टू मेंटेन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, ये होते हैं आपके लैग्रांज पॉइंट। ऐसे 5 बेसिकली लैग्रांज पॉइंट है जो आपके ईस्ट आप देख सकते हैं, ये डिस्टेंस है इनका। यहाँ पे आपका L1 है, देन आपका ये L2 होगा अर्थ के पीछे होता है, देन आपका L3 जो सूरज के पीछे है, देन आपका L4 यहाँ पे पड़ता है और L5 ये पड़ता है, सूरज आपका बीच में आप देख सकते हैं। तो ये हो जाते हैं लैग्रांज पॉइंट्स। और लैग्रांज पॉइंट की बात करें तो आपका L1 जो होता है उसको एज अ मोस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट बोला जाता है फॉर द सोलर ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये आप समझ ही गए होंगे, आपका हेलो ऑर्बिट होता है इसके अराउंड। ठीक है, तो यहाँ से कॉन्टिन्यूसली व्यू कर सकते हैं आप सन का कोई भी ऑब्जर्वेशन या इक्लिप्स या ऑक्लूशन देखा जाता है। तो इसको आपका सोहो का होम बोला जाता है। सोहो क्या होता है आपका सोलर एंड हेलियोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट का। ठीक है, और L2 क्या होता है आपका, L2 देख सकते हैं आप, L2 कहाँ पे है, L2 है आपका पीछे, अर्थ के पीछे। तो इस पोजीशन का आपका बिहाइंड अर्थ होती है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका एक्सीलेंट ऑब्जर्विंग होती है फॉर द लार्जर यूनिवर्स, क्योंकि यहाँ से आपकी अर्थ की शैडो नहीं पड़ती, तो अर्थ की शैडो इंटरफेयर नहीं करती इस पॉइंट पे। और यहाँ पे हमने जेम्स वेब जो आपका JWT टेलीस्कोप है यहाँ पे अभी सेटअप कर रखा है। ठीक है, L2 पे। और L3 होता है, L3 और L4 आपके जो देख ही सकते हैं, आपका L3 सूरज के पीछे होता है, तो यहाँ से पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन है फॉर द फार साइड ऑफ द मून है। और आपका L4 और L5 होता है स्टेबल पोजीशन होता है फॉर, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाता है, आप देख सकते हो ये आपके इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट होते हैं इसकी वजह से। ठीक है, ये आपके लैग्रांज पॉइंट होते हैं। तो ये बेसिकली आपके स्पेस ऑब्जर्वेशन के लिए यूज़ होते हैं और टू स्टडी द एस्ट्रॉइड्स। ये मैंने पाथ बताई दिया था कैसे कैसे वो मूव करा था। देन सिग्निफिकेंस के मामले में बात कर ले कि है क्या, तो एक तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोलर सिस्टम, कि सन को एक्सप्लोर क्यों करना चाहते हैं, तो वहाँ से हमें आइडिया लगेगा ना कि सोलर सिस्टम का इजाद कैसे हुआ था, क्या रीज़न थे, कौन कौन से फीचर आपको इन्फ्लुएंस करते हैं सोलर सिस्टम के सन की वजह से, वो हम देखेंगे। देन आपका स्पेस वेदर प्रेडिक्शन देख सकते हैं यहाँ से आप कि कोई सोलर फ्लेयर निकल रही है और जो आपका CME बोलते हैं कोरोनल मास इजेक्शन, वो आपका कैसे इंपैक्ट करता है अर्थ के एनवायरनमेंट को। और आपके इसके बाद आपके फिनोमिना होते हैं जो आपके प्रेडिक्शन और मिटिगेशन होता है फॉर द कम्युनिकेशन सिस्टम को, जो कहते हैं ना रुकावट का काम करते हैं, तो वो हम आपका ऑब्जर्व करने में आसानी मिलेगी नेविगेशन के आपके पावर ग्रिड्स के सेटअप में, वो आपके मदद करेंगे यहाँ से। और आपके सोलर फिजिक्स में जो एक्सप्लोरेशन हो रही है उनको आपका एडवांसमेंट में मदद करते हैं, आपका स्टडिंग द मैग्नेटिक फील्ड्स, आपका हीटिंग मैकेनिज्म, आपका प्लाज्मा डायनेमिक्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों में आपका ये मदद करते हैं एक्सप्लोरिंग मिशन जो होते हैं आपके। देन आपका एनर्जी रिसर्च होता है, देन फ्यूजन रिएक्टर होते हैं इसमें। और आपके जो सैटेलाइट ऑपरेशंस होते हैं उनमें कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट आती है इनकी स्टडी की वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं सोलर है आपका, जो सूरज है वो आपका सोलर विंड और रेडिएशन फेंकता रहता है, तो वो आपके स्पेस क्राफ्ट को इम्पैक्ट करता है, तो हमको उस हिसाब से पहले से फर्दर आपके प्रिकॉशन लेने पड़ते हैं, तो वो सब में मदद करता है हमका फॉर द फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन। देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल था, इसमें बात करी गई थी कि अभी सेंटर ने कुछ गाइडलाइन दी है फॉर द सीवीड इम्पोर्ट, तो वो हम डिस्कस करेंगे क्या थी वो गाइडलाइन। तो वो पहले तो अभी आपका हिंदू का आर्टिकल था, इसमें बात करी गई थी सीवीड इम्पोर्ट से रिलेटेड। तो उसमें बात करी गई कि हमने इम्पोर्ट करेंगे आपके हाई क्वालिटी सीड फॉर मटेरियल्स और आपका जर्म प्लास्ट फ्रॉम द अब्रोड, ताकि वो कहीं ना कहीं आपके फार्मर्स को मदद करे क्वालिटी सीड स्टॉक के लिए। तो ये आपका आर्टिकल था या, तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन दी आपके फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द आपका हाई क्वालिटी सीड्स। ठीक है, ताकि आपके जब का कोस्टल लाइवलीहुड्स के जो लोग रहते हैं कोस्टल पे, उनको भी सपोर्ट मिल सके फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर लाइवलीहुड। देन आपका की फीचर आपके क्या थे गाइडलाइन के, तो इसमें बात करी गई थी, एक तो है ना एप्लीकेशन एंड अप्रूवल प्रोसेस आपका आएगा, तो वहाँ से आप जो आपकी डिटेल जो भी आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, एक तो पहले तो आपको डिटेल्ड एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज़ को। देन आपका इसके बाद आपका रिव्यू होगा, कौन करेगी, नेशनल कमेटी ऑन इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक एनिमल स्पीशीज, ये आपका इनटू वाटर आपका ये एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी। उसके बाद अप्रूवल दिया जाएगा, उसमें आपको परमिट दिया जाएगा फॉर 4 वीक्स डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ सीवीड एंड जर्मोप्लास्ट। ठीक है, इसके बाद आपका क्वालिटी देखी जाएगी सीड स्टॉक की, कि जो आप सीड स्टॉक मंगवा रहे हो वो आपका डोमेस्टिक मल्टीप्लिकेशन में हेल्प कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो आपके फार्मर्स को मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन आपका एड्रेस करेगा ये फॉर द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ सीड स्टॉक, ये आपके जो है ये इंडिया की मोस्ट कैपेफाइकस आपकी जो सबसे ज़्यादा आपका यूज़ होता है एज अ सीवीड, वो हम देखेंगे। बात हो जाती है कि इससे बेनिफिट क्या आपके कोस्टल कम्युनिटीज़ को, तो एक तो जो आपका सीवीड है ये आपका इकोनॉमिक ड्राइवर का काम करता है फॉर द कोस्टल विलेजेस। ठीक है, वहाँ के एनवायरमेंट स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके ये जो सीवीड होता है ना आपका यूज़ होता है, आपके यूजेज और आपको सब बताऊंगा मैं अब आपको कहाँ कहाँ इनका जो ग्रो है कहाँ कहाँ होती है वो आप देखेंगे। अभी एक टेबल बनाई हुई है, वो बहुत यूज़फुल रहेगी आपके लिए। देन आपके जो गाइडलाइन होती है आपके लाइवलीहुड को सपोर्ट करेगी, आपके कोस्टल जो कम्युनिटीज़ रहती है वहाँ पे जो एंटरप्राइजेज है, सीवीड बेस्ड एंटरप्राइजेज है। देन आपके अपलिफ्टमेंट की बात करेगी फॉर द फिशरी कम्युनिटीज़ जो इनके ऊपर डिपेंड करता है फॉर देयर लाइवलीहुड। ठीक है, तो सीवीड के मामले में देख लेते हैं। बेसिकली आपको पहले तो सीवीड पता होनी चाहिए, सीवीड होती क्या है। तो सीवीड आपके इट इज अ टाइप ऑफ मरीन एल्गी फाउंड इन ओशंस एंड सीज।
ठीक है। यहाँ पे ये वेरी करती है, आपके 3 कलर में बेसिकली देखी जाती है, आपके ग्रीन, रेड, ब्राउन। और ये रिच इन न्यूट्रिएंट्स होती है, लाइक विटामिन होते हैं इनमें, मिनरल होते हैं, आपके बायोएक्टिव कंपोनेंट आपका कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपके फूड, एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक, फार्मास्यूटिकल या बायोफ्यूल्स में यूज़ करे जाते हैं। अभी हम देखेंगे इनके क्या क्या आगे यूसेज है। ये आपके बेसिकली आपके शैलो कोस्टल वाटर में देखी जाती है, वहाँ से सनलाइट ऑब्जॉर्व कर लेती है फॉर देयर प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये अब जैसे इंडिया के पास काफ़ी लंबी कोस्टल लाइन है ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए यूज़फुल है ताकि हम डिफरेंट टाइप ऑफ सीवीड उगा सकते हैं। तो आप देख सकते हो ये है वो टेबल, वेरी यूज़फुल टेबल, यहाँ से आपके क्वेश्चन आने के चांस बन सकते हैं। ये पहले तो दे देंगे, ये जैसे नाम दे रखे हैं ना, ये इनके साइंटिफिक नेम या जो इनके नेचुरल नेम है, आपका कैपाकाइकस एल्वेरिजी, आपकी ग्रेसिलेरिया एडुलस, आपका गिलीडेलिया, कितने मुश्किल से नाम है इनके, एक्यूरोसा, अल्वा लैक्टुआ, ये आपको नाम है, आपको पता नहीं लगेगा, वहाँ पे ऑप्शन में दे देंगे कि टू विच आपका फ्लोरा फोना दे बिलोंग्स, तो आपको पता होना चाहिए सीवीड होती है। तो ये फर्स्ट वाला आप देख सकते हो, कैपा, ये सबसे मोस्ट प्रिविलेंट है अपने इंडिया में, कैपापाइकस एल्वेरिजा, ये आपका रेड सीवीड बोला जाता है, टाइप ऑफ रेड सीवीड। आपका यूज़ कहाँ हो जाती है, आपके कॉस्मेटिक, फूड और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हो जाती है। कल्टिवेशन आपका तमिलनाडु, गुजरात में होता है इसका। देन आपका आता है इसमें, ये भी रेड सीवीड की कैटेगरी, आपका फूड प्रोडक्ट्स लैबोरेटरी में होता है, इसकी प्रोडक्शन आपका तमिलनाडु, ये भी आपका महाराष्ट्र और गुजरात वाले स्टेट्स में देखी जाती है। ये आपका जो अगर है, जो गैडिलिया एक्यूरोसा है, ये आपका रेड सीवीड का टाइप है। ये आपका सोर्स ऑफ अगर फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल, बायोटेक्नोलॉजी, बेसिकली कि 4 ही इनके फूड में होती है, कॉस्मेटिक में होती है, फार्मास्यूटिकल होता है, बायोटेक, वहीं इनके यूज हो जाते हैं। ये इनके कल्टिवेटिंग एरियाज होंगे ये, ठीक है, आप देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल रहेगी। देन बात हो जाती है कि इसके और क्या एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन वही है, तो आपको थोड़ा सा और पॉइंट फॉर्म में समझा देता हूँ। तो एप्लीकेशन फर्स्ट तो इसका एग्रीकल्चर में एज ए नेचुरल फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर का काम करती है। फूड इंडस्ट्री में आपका फूड एडिटिव्स एंड आपका स्टेबलाइजर की तरह काम करती है। देन आपका कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल में इसका यूज़ होता है फॉर द बायोएक्टिव कंपाउंड्स, जहाँ पे एंटीऑक्सीडेंट और आपका एंटीफ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ ये आपके अंदर होती है इनके अंदर। तो बायोफ्यूल की तरह भी इसको यूज़ करा जाता है फॉर द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ड्यू टू देयर हाई बायोमास प्रोडक्टिविटी। और इसका यूज़ होता है, आपका इंपोर्ट करेंगे तो आपका जो अदर पाथवेज है वो है। देन आपका एक कोस्टल रीजन में मदद करेगी, ठीक है, वेरियस इंडस्ट्रीज में इसका एप्लीकेशन है। देन हमारा नेक्स्ट आपका थर्ड इंपॉर्टेंट आर्टिकल था आधार कार्ड से रिलेटेड। तो इसमें बात करी गई थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइन दी है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने गाइडलाइन दी है कि जो आधार कार्ड है ना, उसको आप एज अ प्रूफ ऑफ एज नहीं यूज़ कर सकते आप। तो वो बात करेगी, तो थोड़ा सा आपको पहले तो आधार कार्ड के बारे में पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो ये बात करेगी, इट कैन नॉट बी यूज एज अ प्रूफ ऑफ एज। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आप एक तरह से एसएलजी होता है ना अपना, स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उसको यूज़ कर सकते हो बजाय के इसके। और इसके मामले में बात करें तो जो क्वेश्चन रेज करे गए थे, एक तरह से इसको यूआईडीए होता है आपका, यूनिवर्सल आइडेंटिफाई इंफ्रास्ट्रक्चर बाय यूनिफाइड आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ऐसा यूज़ करा जाता है इसको। तो अभी हम देखते हैं, अभी आगे आपको पता ही होगा कैसा दिखता है। आपका नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होता है, जेंडर होता है, और आपका ये जो इंपॉर्टेंट नंबर होता है ये होता है आपका 12 डिजिट का नंबर होता है, नहीं 16 डिजिट का, सॉरी। तो आपके यहाँ पे क्यूआर कोड भी होता है। देन आपका बता देता है कि बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या गाइडलाइन दी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला था कि जो आपका आधार कार्ड है ना, उसको आप एज अ प्रूफ ऑफ एज यूज़ नहीं कर सकते, बजाय कि उसके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा। इसके साथ साथ ये बोला गया है कि ये एक तरह से है ना, बस आइडेंटिफिकेशन वेरिफिकेशन का काम करता है, रेदर देन आपका इसको आप वेरीफाई कर रहे हो एज या डेट ऑफ बर्थ के लिए। और बात करें 2018 में भी इसको बोला गया था कि इट इज़ नॉट, इसमें बस आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बोल सकते हो, नॉट अ प्रूफ ऑफ एज और रेजिडेंस, ठीक है। और आप इसमें बात करी गई थी कि ये आपका डेट ऑफ बर्थ, वो बता ही दिया था कि डेट ऑफ बर्थ की तरह यूज़ नहीं ले सकते इसको प्रूफ। और इसको आप एज अ सिटीजनशिप डॉक्यूमेंट का प्रूफ भी नहीं ले सकते हो, क्योंकि इसको लेने के लिए बस है ना, आपको हाफ ईयर में आपको ये मिल जाता है, तो दैट डजेंट प्रूफ कि यू आर ए सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बाद इसको एज अ डोमिसाइल का प्रूफ भी नहीं यूज़ कर सकते आप, क्योंकि आप इंडिया में अगर 182 डेज़ के लिए रह रहे हो तो उसमें आपका आधार कार्ड मिल जाता है, ठीक है, ठीक है। ये बात करी गई थी। और बात करी गई थी इसमें जो 12 डिजिट का आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, 12 का होता है, नॉट 16, 12 डिजिट का जो यूआईडीए नंबर देते हैं। और बात हो जाती है आपका ये आपका एक तरह से सर्व कर लेता है आइडेंटिटी के लिए, जस्ट कहीं इंडिया में तुम रह रहे हो तो वहाँ पे आपके एज अ यूज़ कर सकते हो इसको थोड़ा बहुत। देन आपका इसमें बायोमेट्रिक डॉक्यूमेंटेशन होता है यहाँ पे, क्योंकि फिंगरप्रिंट से लिए जाते हैं आपके, तो वो आपके यूज़ भी आ जाता है कहीं कहीं। अगर पर्सन कोई खो जाता है बच्चा, तो पुलिस स्टेशन में जाएगा तो वहाँ से आपका फिंगरप्रिंट मैच कराएगा, तो उस पर्सन की आपका नाम, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ पता लग जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज़ होता है। एप्लीकेबिलिटी की बात करें तो ये पर्सन को दिया जा सकता है जो आपके 6 मंथ से ज़्यादा रह जाता है, उसको दिया जा सकता है, ठीक है। आपके जो फॉरेन नेशनल है वो भी ले सकता है अगर वो आधे साल से ज़्यादा रह लेते हैं इंडिया में, तो दे आर एलिजिबल फॉर इट। आपका 2016 का आधार एक्ट था, जिसमें बोला गया था जो आपका यूआईडीआई है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जहाँ से क्वेश्चन आने के चांस होता है। और
अभी देखते हैं इसको। तो इसके और एक हो जाता है कि इसकी जो मिनिस्ट्री है वो कौन सी थी, तो मिती थी वो, आपकी इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट हो जाती है। मिती आपका मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो इशू करती है आपका यूआईडीए, जिसको आधार बोला जाता है। और बात करी गई तो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें मैंने बताई दी। इसको कहाँ यूज़ करा जाता है, आपका एलपीजी सब्सिडीज़ में यूज़ करा जा सकता है, मनरेगा वेजेस लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए, उन सब के लिए इसको यूज़ करा जाता है। बाकी इसको रिड्यूसिंग फ्रॉड एंड लीकेज इन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोग्राम के लिए लॉन्च कराया गया था, ताकि कहीं ना कहीं आपके फेक और डुप्लीकेट आइडेंटिटीज़ को हटाया जा सके और फ्रॉड कम हो लोगों के साथ और वेलफेयर प्रोग्राम के थ्रू। और यहाँ से कहीं ना कहीं इट इज़ ईजियर टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इसके थ्रू। और आपका ये फैसिलिटेट करता है आपका फाइनेंशियल इंक्लूजन के मामले में। कोई अगर बैंक अकाउंट खोलना है या सिम कार्ड लेना है तो वहाँ पे यूज़ करा जा सकता है इसको। और आपका बात करें जो आधार कार्ड का मेटा डाटा होता है ना, जो आपका स्टोरेज की बात होती है, तो गवर्नमेंट ने इसलिए गाइडलाइन दी थी कि इसका जो डाटा है वो आपका बस 6 मंथ के लिए ही स्टोर करा जा सकता है। बात ये थी कि इसको 5 साल के लिए करेंगे, पर नहीं, गवर्नमेंट आपके सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी थी, उसमें बोला गया था सिर्फ 6 मंथ के लिए। एक ऐसा वर्चुअल आईडी का काम करते हैं, यहाँ से eKYC सर्विसेज के थ्रू बात करते हैं इन चीज़ों की। आपका जो ये सब चीज़ें बताई दी, आपका जो नंबर होता है आपका ऐसे XXX फॉर्म में रखा जाता है, बस लास्ट 4 डिजिट आर विजिबल अगर कहीं यूज़ कर रहे हो तो इसको। देन हमारा आज का लास्ट आर्टिकल था सैंड माइनिंग से रिलेटेड। ये क्या आर्टिकल था कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में आप देख सकते हो, ये इसके हेडलाइन थी आपकी हिंदू की और इंडियन एक्सप्रेस की। इसमें देखा गया था कि जो असम मेघालय वाले विलेजेस है उनमें कुछ प्रॉब्लम फेस करी जा रही है फॉर द इलीगल सैंड माइनिंग से रिलेटेड। वहाँ पे भाई लोग हैं ना इलीगली, जो वहाँ के है जो भी माफिया है वो इलीगली आपका सैंड माइनिंग कर रहे हैं वहाँ पे, तो लोगों को इम्पैक्ट हो रहा है वो। तो यही बात है, आपके रिवर बेड इरोजन हो रहा है, लैक ऑफ एडुकेट वाटर कल्टीवेशन के लिए नहीं बच रहा है, एनवायरमेंटलिस्ट आ गए इस बात को लेके। देन देखते हैं अभी क्या रहेगा। तो ये आर्टिकल आए थे हमारे, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने प्री प्लस में इसके लिए दोनों के लिए आपके इसमें ना पॉइंट्स उठा सकते हैं आपका आंसर राइटिंग है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आपके लिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये बात हो जाती है, पहले तो आपको पता होनी चाहिए सैंड माइनिंग होती क्या है। तो सैंड माइनिंग इज अ डिफाइंड एज अ रिमूवल ऑफ प्राइमरी नेचुरल सैंड, मतलब सैंड को आपका निकालना फॉर द मिनरल्स एक्सप्लोरेशन के नेचुरल एनवायरनमेंट यूज़ करा जाता है। इसमें टेरेस्ट्रियल, रिवरेन, कोस्टल और मरीन फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स, मेटल्स, क्रस्टोन्स, सैंड या ग्रेवल के लिए, इन सब के लिए यूज़ करा जाना, सैंड को रिमूव करना जाना वहाँ से। आपके जो वेरियस आपके फैक्टर्स होते हैं इसमें, जो कहीं ना कहीं इकोसिस्टम और कम्युनिटीज़ को हार्म करते हैं। तो हम देख लेते हैं। पहले तो बात हो जाती है इनके सोर्स क्या क्या है, तो भाई कहाँ कहाँ से हम लेते हैं। तो सोर्स आपके बेसिकली ये है, इसमें 2016 में गाइडलाइंस आई थी कि सोर्स ऑफ सैंड इन इंडिया क्या क्या है भी। तो यहाँ पर रिवर बेड होते हैं, रिवर्स होती है, फ्लड प्लेन होते हैं, लेक होती है, रिजर्वेयर्स होते हैं आपके, और आपका एग्रीकल्चर फील्ड्स होती है। देन आपके कोस्टल एंड मरीन सैंड होते हैं, पेलियो चैनल्स होते हैं, और आपका मैन्युफैक्चरिंग सैंड जिसको एम सैंड भी बोला जाता है, ये इसके सोर्स ऑफ सैंड इन इंडिया है। देन आपके फैक्टर की बात करी जाए कि क्या क्या फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आपके इलीगल सैंड माइनिंग से रिलेटेड, तो ये दीज आर द फैक्टर। तो पहला तो फैक्टर पता ही होगा आपको, लैक ऑफ रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट। भाई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं है इनको लेके, तो वही बात है कि इनएडुकेट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है और वीकर एनफोर्समेंट। अगर कोई रूल है भी तो उसका बहुत स्ट्रिक्टली से पालन नहीं करा जा रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए सज़ा का प्रावधान बहुत स्ट्रांगली नहीं है, तो लोग ऐसे फ्री होके इलीगल आपका सैंड माइनिंग करते हैं। और बात हो जाती है कि कहीं ना कहीं आपका हाई डिमांड है फॉर द कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। तो वो बात हो जाती है कि इंडस्ट्री बहुत है ना, हाई पैसा देने को तैयार है कि आप कोई नहीं, आप कहीं से भी आपका इलीगली कहीं से भी लेके आओ, पैसा हम दे देंगे, क्योंकि ज़रूरत है उनको काफ़ी। तो बात हो जाती है, और इसके लिए ना कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्स भी अवेलेबल नहीं है, तो इसी पर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है आपके कहीं ना कहीं। तो यहाँ के लिए रिवर बेड आपके कोस्टल एरियाज़ को काफ़ी इसका एक्सप्लोटेशन करा जाता है फॉर द सैंड माइनिंग, ठीक है। और आपका देखा जाएगा करप्शन और माफिया इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है। करप्शन है, करप्ट प्रैक्टिसेस है, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन है भी तो वहाँ पे करप्शन बहुत है। तो वो पैसा, जैसे कुछ गाइडलाइन होगी कि आप एक जगह से इतना ही आपका लिमिट नंबर ऑफ माइनिंग कर सकते हो, पर नहीं, वहाँ पे करप्शन प्रैक्टिसेस के थ्रू उसमें बहुत ज़्यादा इलीगल माइनिंग कर जाती है, जो कहीं ना कहीं आपका एनवायरनमेंट और वहाँ की कम्युनिटीज़ को इम्पैक्ट करती है बहुत इन अ ड्रास्टिक वे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं माफिया और आपका करप्शन बहुत ज़्यादा देखा गया, और आपका जो अथॉरिटीज़ और लीगल ऑपरेटर्स है उनमें बहुत कन्फ्लिक्ट देखा जाता है इसको लेके फॉर द कंट्रोलिंग एंड रेगुलेट द सैंड माइनिंग इंडस्ट्री। और आपके इसके साथ साथ आपके लैक ऑफ सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव, ठीक है भाई ये प्रॉब्लम है, पर कहीं ना कहीं आपका ऑल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है ना, जिसकी वजह से वो इसी पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ जाती है और इलीगली और करप्ट प्रैक्टिसेस को फेस किया जाता है। यहाँ पे कहीं ना कहीं ये वही है कि जो एम सैंड है वो आपका बहुत उस पर ओवर रिलायंस है ऑन द रिवर बैंड सैंड। जो एम सैंड होती है कि मैन्युफैक्चरिंग सैंड, उस पर बहुत ज़्यादा रिलायंस है, क्योंकि ऑल्टरनेट सोर्स आपका कुछ अवेलेबल नहीं है। और आपका इनएडुकेट प्रमोशन, आपका इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव वो बता दिया कुछ है ही नहीं, नेचुरल सैंड के अलावा कुछ है ही नहीं ऑल्टरनेटिव। और आपका जो EIA इम्प्लीमेंटेशन है, आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, वो आपके बहुत वीक है। वीक कैसे है कि जो सैंड माइनिंग एक्टिविटीज़ है ना, वो बस आपका अनऑथराइज एक्सट्रैक्शन होया जा रहा है उनका बहुत ड्रास्टिक तरीके से, और इनसफिशिएंट पब्लिक अवेयरनेस, लोगों के बीच में ना जागरूकता नहीं है इसको लेके, और आपका मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है वो आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो जो कि इलीगल माइनिंग का
आपका देख सके, क्योंकि वो अननोटिस्ड ही जाती है, कोई देखता नहीं है तो वो लिटरली आपका अननोटिस्ड ही जाती है। कोई लोगों के बीच में जागरूकता कोई आ जाती है, कम आपके क्रेन लेके कुछ लोग आ जाते हैं, आपके जो माफिया वाले आते हैं वो किसी जगह को खोदना शुरू करते हैं, लोगों को पता नहीं है कि इलीगल है, तो कुछ बोलते भी नहीं और कहीं ने रिपोर्ट भी नहीं करते, जिसकी वजह से और ये बढ़ावा मिलता है इनको। इसकी बात कर जाते हैं कि इसका नुकसान क्या है, तो नुकसान पता ही होगा आपको। वैसे बेसिकली सैंड माइनिंग के बहुत सारे नुकसान है। पहले तो आपका आ जाता है इरोजन एंड आपका हैबिटेट डिसरप्शन। तो इरोजन होता है कैसे, इरोजन आपका जो वहाँ से आप मिट्टी है, आप जैसे देखा जाए तो आपकी मिट्टी है यहाँ से निकाल दोगे, यहाँ पे कल को पानी आएगा तो बिल्कुल मिट्टी को पानी लेके चला जाएगा ना, वो बात हो जाती है। तो बात करिए GSI था आपको, उन्होंने बोला था कि जो रिवर बेड को अल्टरनेट कर देते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ से मिट्टी हटा देते हैं, तो वहाँ पे इरोजन होने का खतरा और ज़्यादा है। पेड़ काट देते हैं, उसकी वजह से इरोजन बहुत बढ़ जाता है। तो जिससे कहीं ना कहीं आपके चैनल की जो रिवर की चैनल की मॉर्फोलॉजी वो चेंज हो जाती है। आपके एक्वेटिक हैबिटेट जो वहाँ के जीव जंतु उनको बहुत इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि पानी बहुत गंदा हो जाता है माइनिंग की वजह से। और इसके साथ साथ आपका जो देखा गया है कि लॉस ऑफ स्टेबिलिटी इन स्ट्रीम चैनल्स, इसकी वजह से सैंड माइनिंग की वजह से, तो वही बात हो जाती है। जो नेटिव स्पीशीज है उनको बहुत इंपैक्ट करती है आपकी माइनिंग एक्टिविटीज़। और आपका सेकंड देखा गया कि फ्लडिंग एंड इंक्रीज सेडिमेंटेशन, भाई फ्लडिंग बढ़ जाती है इनकी वजह से। जो आपका सैंड जो आप रिवर बेड से सैंड हटा देते हो तो वो उसकी वजह से फ्लडिंग और बढ़ जाती है, और आपका सेडिमेंट्स आ जाते हैं रिवर में, जो कि बह के आपके बहुत नीचे की तरफ आ जाते हैं, ऊपर से हट जाते हैं। तो आपके पैटर्न, जो फ्लो पैटर्न होता है रिवर का, उसको चेंज कर देती है। सेडिमेंट लोड को नेगेटिवली इंपैक्ट करती है आपके इकोसिस्टम को, एक्वेटिक इकोसिस्टम को, फ्लोरा और फोना के वहाँ के। ठीक है, ध्यान उसके और क्या कॉन्सिक्वेंसेज आपके ग्राउंड वाटर डिप्लेशन, कैसे जो गड्ढे बना दिए जाते हैं जिसकी वजह से आपके सैंड माइनिंग की वजह से, तो उसकी वजह से आपका ग्राउंड वाटर टेबल भी बहुत नीचे चला जाता है। इसकी वजह से लोकल पीपल को जो ड्रिंकिंग उनके जो कुएं से वो पानी लेते हैं वो एक तो गंदा हो जाता है और बहुत केसेस में वो नीचे चला जाता है। तो वहाँ पे वाटर स्कैरसिटी क्रिएट हो जाती है इन सराउंडिंग एरियाज। आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, पता है आपका एक्वेटिक हैबिटेट तो लॉस होती है। उसके साथ साथ आपका सैंड माइनिंग आपके जो एक्वेटिक होती है और आपका रिपेरेंट स्पीशीज़ होती है, वहाँ पे जो आसपास रहने वाली स्पीशीज़ होती है उसके, उनको बहुत इम्पैक्ट करता है आपको। और आपके अगर इनकेस मैंग्रोव फॉरेस्ट है उसके पास तो बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट करता है। और आपका मैंग्रोव फॉरेस्ट का इंपॉर्टेंस तो पता ही होगा, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर इकोसिस्टम। और बात करें तो भाई बात ये, चलो ठीक है ये सब चीज़ ज़रूरत, पर गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं इन चीज़ों को हटाने के लिए। तो इनिशिएटिव के मामले में 2 मेजर इनिशिएटिव या 2 मेजर एक्ट लाए गए थे। पहला था आपका माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1957 का, और सेकंड था आपका 2006 का EIA आपका, और एक और 2006 का एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। तो 1957 के एक्ट में यही बात करी गई थी, माइनर मिनरल को क्लासीफाई कराते हैं इन्होंने अंडर द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट आपका 1957 में, जो MMDR एक्ट था उसमें बात करी थी कि माइनर मिनरल्स की जो लिस्ट है उसमें बात करी गई थी कौन कौन से आपके मिनरल आपके माइनर मिनरल बनेंगे, और किनको बस गवर्नमेंट कंपनीज ही एक्सप्लोर कर सकती है और किनको प्राइवेट कंपनीज एक्सप्लोरेशन कर सकती है। तो वो लिस्ट आई थी। देन आपका सेक्शन 3 का जो वो एम करता है आपका टू प्रिवेंट इलीगल माइनिंग और विद द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेशन टू कर्ब इलीगल प्रैक्टिसेस को हटाना। और अपना लास्ट था कि माइंस एंड मिनरल का जो एक्ट है 2023 का, उसमें भी रिसेंटली पार्लियामेंट ने कुछ पास करा था। उसमें कुछ प्रोविजन आए थे कि कौन कौन से को आपका गवर्नमेंट कंपनीज एक्सप्लोर कर सकती है और किस किस के लिए आपका टेंडर रिलीज़ करा जाता है, जो प्राइवेट कंपनीज है वो भी एक्सप्लोर कर सकती है। ठीक है, वो बात हो जाती है। देन आपका लास्ट था आपका 2006 का जो EIA ये था एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें बात करी गई थी, आपके सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया था कि अप्रूवल के लिए अप्रूवल लेना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट दिया गया था कि अप्रूवल इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल सैंड माइनिंग कलेक्शन एक्टिविटीज़। ठीक है, अगर कोई एरिया 5 हेक्टेयर से भी कम है ना, तो उनको भी यहाँ तक अप्रूवल लेना पड़ेगा आपका फॉर द माइनिंग। तो ये इसमें एक पॉइंट था आपका 2006 के EIA एक्ट में। और आपका था द डिसीजन एम टू एड्रेस था जो आपका जो सैंड माइनिंग और इकोसिस्टम पे इम्पैक्ट कर रहा है, तो उसके लिए भरपाई भी करनी पड़ेगी अगर कोई दे आर इम्पैक्टिंग द प्लांट्स एनिमल एंड रिवर नियर बाय। तो ये बात थी। ठीक है, तो ये आज का हमारा लास्ट आर्टिकल था। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा होगा। रैपिड न्यूज़ एनालिसिस को प्लीज़ हमारा सपोर्ट दिखाइए, इसमें बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो एटलीस्ट यार लाइक तो कर ही सकते हो आप हमारी वीडियो, और अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like, share and subscribe our channel, The Selection Classes. Thank you.